हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं कक्षा 10 के सभी फार्मूले, वो भी एक ही वीडियो में। आइए आप लोगों के लिए पहला फार्मूला कह रहा है भाज्य बराबर और भाज्य को हम लिखते हैं ए। भाज्य को क्या लिखा जाता है? ए। भाज्य बराबर भाजक और भाजक को हम लिखते हैं बी। भाजक को क्या लिखा जाता है? बी। भाजक गुणे भागफल और भागफल को क्या लिखा जाता है? क्यू। क्या लिखा जाता है? क्यू। प्लस शेषफल को क्या लिखा जाता है? आर। क्या लिखा जाता है? आर। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसको शॉर्ट रूप में हम लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये आपका पहला फार्मूला हो गया। अब आपका दूसरा फार्मूला है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। दूसरा फार्मूला आपका है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा LCM गुणे HCF। अब इसी प्रकार हम लिख सकते हैं दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF बटा पहली संख्या, और LCM बराबर लिख सकते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा HCF। अब आपका तीसरा फार्मूला है, तीसरे फार्मूले में है शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग बराबर होता है -b बटा a। या हम ये भी लिख सकते हैं कि x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। आपका चौथा फार्मूला है शून्यांकों का गुणनफल। बराबर क्या होता है? c बटा a। इसको हम लिख सकते हैं अचर पद। क्या लिखेंगे? अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। शून्यांकों का गुणनफल बराबर c बटा a, या हम लिखेंगे अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। पांचवा फार्मूला है द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण। अगर आपको मूल दिए हुए हों तो द्विघात समीकरण बनाना। क्या बनाना? द्विघात समीकरण। यदि आपको मूल दिए हुए हों अल्फा और बीटा, तो आपको द्विघात समीकरण बनाना है तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। इसको हम ये भी कहते हैं कि मूलों का योगफल, x स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। इसको हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। अब आपका छठवां फार्मूला है अगर त्रिघात समीकरण है तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। त्रिघात समीकरण है तो उसके 3 मूल होंगे। कितने मूल होंगे? 3 मूल होंगे। तो त्रिघात समीकरण के मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b बटा a। अब यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक बटा x क्यूब का गुणांक।
एक्स क्यूब का गुणांक। अगला फार्मूला नंबर 7 है अल्फा बीटा दो दो मूलों का गुणनफल का योगफल अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर हो जाएगा सी बटा ये। क्या हो जाएगा? सी बटा ये। अब ये हो जाएगा एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक। और लास्ट इसमें है 8 नंबर मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बटा ए, माइनस डी बटा ए माइनस अचर पद, माइनस अचर पद बटा एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, अचर पद बटा एक्स क्यूब का गुणांक। अब फार्मूला नंबर 9, यदि अल्फा बीटा गामा समीकरण के 3 मूल दिए हुए हों तो त्रिघात समीकरण, कैसा समीकरण? त्रिघात समीकरण या त्रिघात बहुपद, त्रिघात समीकरण बनाना। अगर मूल अल्फा बीटा गामा दिए हुए हों तो त्रिघात समीकरण बनाना एक्स क्यूब माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दो दो मूलों के गुणनफल का योगफल अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 0। जैसे द्विघात में था तो उसमें 2 मूल दिए हुए थे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब त्रिघात समीकरण है तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ क्या होगा? गामा, अल्फा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा बराबर 0। अब फार्मूला नंबर 10 आपका है यदि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 तो इसके मूल यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 तो इसके कंडीशन होते हैं ये क्या होगा? इसके मूल संगत होंगे। कैसे होंगे? संगत होंगे, समपाती होंगे। क्या होंगे? समपाती होंगे और अनेक हल होंगे। आपको अधिकतर यही पूछा जाता है, अनेक हल होंगे। इसके कितने हल होंगे? अनेक हल। कब? जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो तो संगत होंगे, समपाती होंगे और अनेक हल होंगे। अब फार्मूला नंबर 11 है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2, बराबर है c1 बटा c2 के, तो संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संगत और प्रतिच्छेदी। जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के तो 2 समीकरण या 2 रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी और ये अद्वितीय हल होगा। कितना हल होगा? अद्वितीय हल होगा। और इसी को हम निकालते हैं, इसी को हल किया जाता है, इसी समीकरण को जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 और बराबर है c1 बटा c2 के। फार्मूला नंबर 12 देखिए, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो क्या हो जाएगा? असंगत। क्या हो जाएगा? असंगत। असंगत, प्रतिच्छेदी
प्रतिच्छेदी और नहीं भाई, ये प्रतिच्छेदी तो यहाँ हो गया, यहाँ हो जाएगा असंगत और समांतर। क्या हो जाएगा? समांतर। ये क्या हो जाएगा? समांतर। और इसका कोई हल नहीं होगा। जब ये दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी नहीं तो इसका कोई हल नहीं होगा। इसका कोई हल नहीं होगा। अब फार्मूला नंबर 13, इसी में आप लोग देखिए, जब a1x, यहाँ देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। यही द्विघात, ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण से ये आपका फार्मूला नंबर 10, 11 और 12 निकला है। अब इसी को एक विधि से और सरल किया जाता है, जिसको वज्र गुणनखंड विधि कहा जाता है। ब्रज गुणनखंड विधि, ब्रज गुणनखंड विधि, ब्रज गुणनखंड विधि। इसमें देखिए इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है x बटा फिर यहाँ आप लिखेंगे y बटा और यहाँ लिखेंगे 1 बटा। अब x बटा करना है तो आप x वाले को बंद कर लेंगे। यहाँ से x वाले को बंद करेंगे तो हम कहेंगे b1c2, क्या कहेंगे? b1c2 माइनस b2c1। अब y वाले को बंद करेंगे, और इधर से कहेंगे, कैसा कहेंगे? इधर से कहेंगे c1a2 माइनस c2a1। अब हमें 1 अपान करना है तो इसको बंद करेंगे तो क्या कहेंगे? a1b2 माइनस a2b1। ये फार्मूला याद करने का ट्रिक है। या तो आप केवल एक ही फार्मूला याद रखें, जैसे b1c2 माइनस b2c1। उसके बाद देखिए b1 के बाद क्या आता है? c1। b1 के बाद c1 लिख दीजिए। c2 के बाद क्या आता है? a2, क्योंकि a b c चक्र में चलेंगे। a b c कैसे चलेंगे? चक्र में चलेंगे। तो अब b के बाद क्या आता है? c1, b2 के बाद क्या आता है? c2 और c1 के बाद क्या आता है? a2। अब ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप देखिए c1 के बाद क्या आता है? a1 और a2 के बाद क्या आता है? b2। अब यहाँ देखिए c2 के बाद क्या आता है? a2 और a1 के बाद क्या आता है? b1। इस प्रकार आपका ये ब्रज गुणनखंड विधि का फार्मूला लिख गया। अब देखिए फार्मूला नंबर 14। फार्मूला नंबर 14 आपका है विवितकर। विवितकर कहाँ से निकाला जाता है? द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर द्विघात समीकरण आपका है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है तो इससे विवितकर निकाला जाता है। विवितकर को हम d कहते हैं और d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। यहीं से निकलता है b² माइनस 4ac। अब अगला नंबर फार्मूला है 15, श्रीधराचार्य सूत्र जिसको कहते हैं हम। x बराबर माइनस b और प्लस माइनस b² माइनस 4ac, या इसको आप d भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? d भी लिख सकते हैं। माइनस b प्लस माइनस √d या वर्गमूल d बटा 2a, b² माइनस 4ac बटा 2a। ये श्रीधराचार्य फार्मूला है। अब फार्मूला नंबर 16, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यह आप लोग
जूनियर क्लासों से पढ़ते हुए आए होंगे, ये वर्ग इकाई क्या होता है? वर्ग इकाई। वर्ग इकाई, इकाई मीन्स अगर मीटर में रहेगा तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर में रहेगा तो वर्ग सेंटीमीटर। अब अगला फार्मूला नंबर 17 है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए फार्मूला है। त्रिभुज के एरिया निकालने के लिए कई फार्मूले हैं। 1/2 गुणे आधार, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी सूत्र है। अगला फार्मूला नंबर 18 है। फार्मूला नंबर 18, दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। और यहाँ से हम ये भी निकाल सकते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय या समय बराबर दूरी बटा चाल। अब फार्मूला नंबर 19, फार्मूला नंबर 19। अब ये अगर समांतर श्रेणी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात करने का फार्मूला है सर्वांतर ज्ञात करने का फार्मूला है सर्वांतर का संकेत d होता है a2 माइनस a1। पीछे वाले पद में से अगला वाला पद आप कहीं भी घटा दीजिए, a2 माइनस a1। और फार्मूला नंबर 20, इसका यनवा पद निकालने के लिए फार्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहाँ ये प्रथम पद है n, जो पद आपको निकालना रहेगा उसमें में से एक घटा दीजिए और सर्वांतर आपका फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है। फार्मूला नंबर 21, n पदों का योगफल Sn बराबर, n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। ये n पदों के समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का फार्मूला है। फार्मूला नंबर 22, दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 के बीच की दूरी डिस्टेंस d बराबर, यहाँ लिखा जाता है अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है तो हम माइनस का स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस हो जाएगा और प्लस का स्क्वायर तो प्लस होता ही है। अब अगला सवाल, अगला फार्मूला आपका है फार्मूला नंबर 23। फार्मूला नंबर 23 कह रहा है कि अंतः विभाजन, अगर यही दो बिंदु हैं x1 y1 x2 y2, अगर वो अंतः विभाजित करते हैं तो अंतः विभाजन का फार्मूला है अंतः विभाजन का फार्मूला है कि कैपिटल X बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करते हैं और बिंदु के निर्देशांक वही है x1 y1 और x2 y2 और कैपिटल Y का निर्देशांक हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये अंतः विभाजन का फार्मूला है। और फार्मूला नंबर 24, यदि बाह्य विभाजन है, कैसा विभाजन? बाह्य विभाजन, यदि बाहर को विभाजित करते हैं तो सूत्र हमारा वही रहेगा
केवल प्लस के स्थान पर क्या आ जाएगा, माइनस प्लस के स्थान पर, तो m1x2 माइनस m2 x1 बटा m1 माइनस m2, m1 माइनस m2, और यहाँ y में हो जाएगा, बस उसी फार्मूले में आप माइनस कर दीजिए, तो m1 y2 माइनस m2 y1 बटा m1 माइनस m2, m1 माइनस m2। अब फार्मूला नंबर 25, फार्मूला नंबर 25, यदि मध्य विभाजन या मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है तो यहाँ लिख दीजिए मध्य विभाजन। कैसा विभाजन, मध्य विभाजन, तो मध्य विभाजन का आपका फार्मूला हो जाएगा, मध्य विभाजन मीन्स m1 और m2 के स्थान पर आप एक एक रख दीजिए, m1 और m2 के स्थान पर एक एक रख दीजिए, और कहाँ पर रख दीजिए, अंतः विभाजन वाले फार्मूले में, अंतः वाले विभाजन वाले फार्मूले में आप रख दीजिए, क्योंकि मध्य विभाजन करेगा तो अंदर तो ही करेगा, तो यहाँ हो जाएगा x1 प्लस x2। अब हम x2 प्लस x1 आप लिख सकते हैं, हम सीधा लिख रहे हैं x1 प्लस x2 बटा 2, और यहाँ भी लिखेंगे तो y1 प्लस y2 बटा 1 प्लस 1, कैपिटल Y बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल Y बराबर y1 क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। अब अगला सूत्र है आपका त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, 26 नंबर। यह त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिए हुए हों तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है, कैपिटल X बराबर, केंद्रक बीच में होता है त्रिभुज के, तो x1 प्लस x2 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, और y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। ये त्रिभुज के केंद्रक निकालने का फार्मूला है। इसको आप साथ में भी लिख सकते हैं कोष्ठक में, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 कामा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। अब यह त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दिए हुए हों x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है। एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला हमने अगले सेट में लिखा है, वहाँ लिखा है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और यदि आधार और ऊंचाई दी रहेगी और यदि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए रहेंगे तो देखिए x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस, यहाँ पूरा कंप्लीट नहीं आ पाएगा इसलिए आप नीचे से फार्मूला देखिए, ये 1/2 x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1 ये फार्मूला है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। अब यदि आपकी मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का फार्मूला देखिए, मूल बिंदु का निर्देशांक हम जानते हैं 0 0 होता है। मूल बिंदु से दूरी, किसी बिंदु की दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी आप इसी फार्मूले में रख लेंगे। मूल बिंदु एक्स वाई हो जाएगा, मूल बिंदु आपका 0 0 हो जाएगा और बिंदु आपका x2 y2 हो जाएगा। तो x2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला है। अब अगला फार्मूला आप लोग देखिए, फार्मूला नंबर 29, फार्मूला नंबर 29। हाँ, यदि आपको ये सूत्र समझ में आ रहा है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और छात्रों में शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आइए अब हम देखते हैं अगला फार्मूला, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका सूत्र होता है 1/2 गुणे पहला विकर्ण, 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। फार्मूला नंबर 30, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी में और फार्मूले हैं। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। दूसरा फार्मूला है, इसी से निकल रहा है, कास स्क्वायर थीटा बराबर, जब इसको पक्षांतर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फार्मूला नंबर 31 देखिए, फार्मूला नंबर 31 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से देखिए इसी में से निकल रहा है फर्स्ट फार्मूला, सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan को उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दूसरा फार्मूला देखिए, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा बराबर, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 32 नंबर फार्मूला देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसी में से पहला फार्मूला आपका निकल रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेकंड नंबर फार्मूला निकलेगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अब अगला फार्मूला है फार्मूला नंबर 33, फार्मूला नंबर 33 चाप की लंबाई। 1-2 फार्मूले और लिख लीजिए, जैसे tan थीटा इंटू काट थीटा, tan थीटा इंटू काट थीटा बराबर क्या होता है? 1। tan थीटा इंटू काट थीटा बराबर क्या होता है? 1। वैसे 34 नंबर फार्मूला साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसी प्रकार सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ से आप ये लिख सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपान tan थीटा, 1 अपान tan थीटा। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा, 1 अपान साइन थीटा। अब देखिए फार्मूला नंबर 35 चाप की लंबाई वृत्त में, चाप की लंबाई बराबर क्या होता है? 2 पाई आर थीटा अपान 360। ये चाप की लंबाई का फार्मूला होता है। अगला फार्मूला नंबर 36 है
त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। फार्मूला नंबर 37, वृत्तखंड, वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला देखिए, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब अगला फार्मूला देखिए 38 नंबर फार्मूला, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास बराबर होता है, वृत्त का व्यास बराबर होता है 2r, वृत्त का व्यास बराबर 2r। फार्मूला नंबर 39, वृत्त की परिध, वृत्त की परिध, वृत्त की परिध बराबर होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर, या हम इसको लिख सकते हैं पाई गुणे व्यास, पाई गुणे व्यास, ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि 2r के स्थान पर हमने व्यास लिख दिया। फार्मूला नंबर 40, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर या पाई गुणे त्रिज्या का स्क्वायर। फार्मूला नंबर 41, वलय का क्षेत्रफल, वलय छल्ला, वलय मीन्स छल्ला, वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल, वलय के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई कैपिटल आर बाहरी त्रिज्या का स्क्वायर माइनस भीतरी त्रिज्या का स्क्वायर, बाहरी त्रिज्या का स्क्वायर माइनस भीतरी त्रिज्या का स्क्वायर, घटा देंगे बीच वाला क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा रिंग जितनी लगी है। फार्मूला नंबर 42, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मतलब पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का आधा कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब फार्मूला नंबर 43, अब अर्धवृत्त की परिध, अर्धवृत्त की, अर्धवृत्त की परिध, अर्धवृत्त की परिध, अर्धवृत्त की परिध। जैसे हमने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाला तो वृत्त के क्षेत्रफल का आधा कर दिया, उसी प्रकार आप अर्धवृत्त की परिध निकालने के लिए ऐसा ना हो कि अर्धवृत्त की परिध को आधा कर दें, गलत हो जाएगा। अर्धवृत्त की परिध को हम आधा तो करेंगे ही करेंगे, पाई आर, 2 पाई आर का आधा करेंगे पाई आर। जैसे देखिए ये आपका पूरा वृत्त है, इसकी परिध होती है 2 पाई आर, क्या होती है 2 पाई आर, और अर्धवृत्त की परिध आपकी हो जाएगी, ये तो हो जाएगी पाई आर, क्या हो जाएगी पाई आर, और ये अभी पूरा नहीं हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक ही हुआ पाई आर, और ये अभी बचा है, ये क्या होता है 2r, इसको व्यास कहते हैं। तो अर्धवृत्त की परिध यहाँ ध्यान दीजिएगा, अर्धवृत्त की परिध पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। अब देखिए आइए अगला फार्मूला आपका है 44 नंबर फार्मूला, ये कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा, या हम इसको लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर, क्या लिखेंगे भुजा स्क्वायर, इसका भी मात्रक वर्ग इकाई होगा। अब आगे है आपका फार्मूला नंबर 45, फार्मूला नंबर 45, वर्ग का विकर्ण,
वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा अंडर रूट 2। क्या होता है? भुजा अंडर रूट 2। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? भुजा अंडर रूट 2। आपका फार्मूला नंबर 46, समबाहु, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा वर्ग, भुजा वर्ग अंडर रूट 3/4, भुजा वर्ग अंडर रूट 3/4। फार्मूला नंबर 47 आप देखिए, घन का विकर्ण। अभी देखिए ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब आप देख लीजिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या देखिए? घन का पृष्ठीय, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, क्योंकि घन में 6 पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं? घन में 6 पृष्ठ होते हैं। फार्मूला नंबर 48, घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन, घन के आयतन का फार्मूला होता है भुजा क्यूब। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर और आयतन का फार्मूला होता है भुजा क्यूब। 48 के बाद 49 नंबर फार्मूला, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण होता है भुजा अंडर रूट 3, भुजा अंडर रूट 3, घन का विकर्ण भुजा अंडर रूट 3। फार्मूला नंबर 50। अब घन के बाद आइए घनाभ में। क्या है? घनाभ, घनाभ का वक्र पृष्ठ, घनाभ का वक्र पृष्ठ, घनाभ का वक्र पृष्ठ बराबर होगा 2LB प्लस BH प्लस HL, 2LB प्लस BH प्लस HL। अब आगे है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ के आयतन का फार्मूला होगा L गुणे B गुणे H, L गुणे B गुणे H। फार्मूला नंबर 52 आपका हो जाएगा घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण बराबर हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का अंडर रूट, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का अंडर रूट। अब आप लोग आइए घनाभ के बाद बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई RH, 2 पाई RH, 2 पाई RH। अब उसके बाद आइए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला 2 पाई R H प्लस R, 2 पाई R H प्लस R। उसके बाद 55 नंबर फार्मूला बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई R स्क्वायर H, पाई R स्क्वायर H। बेलन के बाद आइए 56 नंबर फार्मूला शंकु का। किसका? शंकु का। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई पहले देख ली जाए। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का संकेत है L,
एल बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये तिरछी ऊंचाई होती है। अब उसके बाद है शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर एल, पाई आर एल। 58 नंबर फार्मूला, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। उसके बाद आइए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाँ देखिए भाई, आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको अभी के अभी तुरंत के तुरंत लाइक कर दिया जाए, तुरंत के तुरंत आप लोग लाइक कर दें तो अगला फार्मूला हम बताने जा रहे हैं। और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को अधिक से अधिक। हाँ देखिए, अगला फार्मूला नंबर 60 आपका है गोले का वक्र पृष्ठ। शंकु के बाद क्या आ गया? गोला, गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ। गोले के वक्र पृष्ठ का फार्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। 61 नंबर फार्मूला देखिए, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ भी वही होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हमने इसलिए लिख दिया है कि आप लोग कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि सभी में संपूर्ण पृष्ठ लिखा है, तो इसमें भी हमने लिखवा दिया गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर और गोले का संपूर्ण पृष्ठ भी 4 पाई आर स्क्वायर। 62 नंबर फार्मूला है गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन। गोले के आयतन का फार्मूला है 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब अर्धगोले में आ जाइए, 63 नंबर अर्धगोला, अर्धगोले, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। यहाँ भी ध्यान देने वाली बात है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, पूरे गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। 64 नंबर देखिए, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण, अब यहाँ देखिए वही बदल जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। अब 65 नंबर है अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। इसको भी आधा कर दिया जाए 4/3, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। 66 नंबर फार्मूला है छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, छिन्नक की तिर्यक, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई। एल बराबर, एल बराबर क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। देखिए तिर्यक ऊंचाई एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ एच स्क्वायर छिन्नक खोखला होता है, इसलिए आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। आर माइनस आर ये है, आर माइनस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर माइनस आर का होल स्क्वायर। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 67, छिन्नक का वक्र
पृष्ठीय क्षेत्रफल, चिन्हक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई एल आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब अगला फार्मूला देखिए, 68 नंबर फार्मूला है, छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई एल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाले सिरे का क्षेत्रफल प्लस नीचे वाले के सिरे का क्षेत्रफल। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई एल स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर होता है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ऊपर वाले सिरे का क्षेत्रफल, छिन्नक मीन्स जो काट लिया जाए, तो पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर 69 है। छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन, छिन्नक के आयतन का फार्मूला होता है, ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, छिन्नक का आयतन 1/3 पाई एच, 1/3 पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, या कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ये फार्मूला होता है। अब 70 नंबर में आइए, सांख्यिकी में, सांख्यिकी में मध्यमान क्या होता है, मध्यमान, मध्यमान बराबर होता है, वर्ग अंतराल दिया रहेगा तो उसका मध्यमान निकालना रहेगा, तो निम्न सीमा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, प्लस उच्च सीमा बटा 2, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। जैसे 10 से 20 वर्ग अंतराल है, तो 10 निम्न सीमा है और 20 उच्च सीमा है, 10 और 20 को जोड़ देंगे, उसको 2 से भाग कर देंगे। उसके बाद 71 नंबर फार्मूला है परिसर, परिसर जिसको परास भी हम कहते हैं, परिसर निकालने के लिए उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान, या यहाँ हम लिख सकते हैं उच्चतम सीमा, उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा, निम्नतम सीमा। जो आंकड़े दिए रहेंगे उस आंकड़ों में हम देखेंगे कि सबसे अधिक आंकड़ा कौन है, उसके बाद उसमें में से सबसे निम्नतम आंकड़ा घटा देंगे, वही आपका क्या आ जाएगा, परिसर। 72 नंबर फार्मूला है माध्य, क्या है, माध्य, माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। 73 नंबर फार्मूला है बहुलक, 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 बहुलक निकालने के लिए जिसकी बारंबारता अधिक हो, मीन्स जिसकी बारंबारता, जिसकी बारंबारता अधिक हो, अधिक हो, मीन्स क्या होता है, जो अधिक बार आया हो वही आपका क्या कहलाता है, बहुलक। समांतर माध्य, समांतर, समांतर माध्य, समांतर माध्य, इसका फार्मूला है सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, या इसको एन भी कहते हैं। एक और फार्मूला है समांतर माध्य का, कल्पित माध्य विधि जिसको कहते हैं, समांतर माध्य,
समांतर माध्य बराबर होता है ये प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। इसको कहते हैं कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य। फार्मूला नंबर 76। यदि आंकड़े अवर्गीकृत हों, आंकड़े अवर्गीकृत हों तो पहले कंडीशन में है यदि n विषम है, यदि n विषम है तो माध्यिका m बराबर क्या होता है n+1/2 में पद का मान में पद। अब दूसरा है यदि n सम है। कैसा है? सम है। यदि n सम है तो माध्यिका m बराबर n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान बटा 2। ये फार्मूला होता है यदि n सम है तो। अब वर्गीकृत आंकड़े के लिए देखिए फार्मूला नंबर 77। वर्गीकृत आंकड़े हैं तो m बराबर क्या होता है? m मीन्स माध्यिका बराबर क्या होता है? l + n/2 CF बटा f और गुणे h। CF, यहाँ CF है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। CF क्या है? माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता है। और F क्या है? F है माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग की बारंबारता। H क्या है? वर्गांतर। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो इसमें कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। और यल क्या है? यल आपकी निम्न सीमा है। 78 नंबर फार्मूला बहुलक। अब बहुलक में देखिए पहला कंडीशन इसमें भी है कि यदि आंकड़े अवर्गीकृत हों तो बहुलक क्या हो जाएगा? बहुलक जिसकी बारंबारता अधिक हो, जिसकी बारंबारता अधिक हो वो क्या हो जाएगा? आपका बहुलक। और दूसरा है बी नंबर
वर्गीकृत आंकड़े के लिए, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 बटा नीचे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे क्या हो जाएगा H गुणे H। अब यहाँ से देखिए L निम्न सीमा, L क्या है निम्न सीमा, L निम्न सीमा। F1 क्या है F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या है बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता और F2 क्या है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता और H क्या है वर्गांतर, यहाँ देखिए F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। अब अगला फार्मूला देखिए, फार्मूला नंबर 78। हाँ, एक बार फिर हम कहना चाह रहे हैं कि यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग शेयर कर दीजिए अपने साथियों में। देखिए अगला फार्मूला है आपका 3 गुणे माध्यक बराबर बहुलक गुणे बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य, बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य। अब फार्मूला नंबर 79 है, ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं? ताश की गड्डी में कुल पत्ते बराबर 52। कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। प्रायिकता का संकेत PE है। PE बराबर NE नंबर ऑफ इवेंट बटा NS नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि संभव प्रकार बटे कुल प्रकार। अगला फार्मूला है PE प्रायिकता घटना घटने की प्लस घटना न घटने की प्रायिकता को E डैश कहा जाता है, बराबर क्या होता है 1। हमेशा घटना घटने की और घटना न घटने की प्रायिकताओं का योग कितना होता है 1। और घटना न घटने की प्रायिकता पूछी जाए तो 1 माइनस घटना घटने की प्रायिकता, 1 माइनस घटना, ये द इंड हो गया भाई, द इंड। ये इतने ही फार्मूले आप लोगों के क्लास 10 में हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बस, थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।